प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टोटल माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 512 डॉटर सेल्स। 512 डॉटर सेल्स बनाने में टोटल कितने माइटोटिक डिविजन्स की जरूरत पड़ती है? टोटल कितने माइटोटिक डिविजन्स चाहिए 512 सेल्स को बनाने में? तुम ये जानते हो कि माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। ये डॉटर सेल फिर से डिवाइड करती हैं, 2 से 4 सेल बनती हैं। ये 4 सेल डिवाइड करके 8 सेल्स बनाती हैं। तो 4 सेल के डिवीजन से ये टोटल 8 सेल्स बन गई। ये टोटल बन गई 8 सेल्स। 8 सेल्स को बनाने में टोटल कितने डिविजन्स लगे, जरा कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 सेल को बनाने में टोटल 7 डिवीजन लगे, यानी n-1। n का मतलब टोटल सेल्स में से एक घटा दो, ये टोटल डिविजन्स निकल आते हैं। जैसा तुमने यहां पर निकाल के दिखाया, जितनी सेल्स बन रही हैं उनसे एक कम डिवीजन लगता है। तो 512 सेल्स के लिए 511 डिविजन्स लगेंगे। 512 सेल्स को बनाने में टोटल माइटोटिक डिविजन्स 511 लगेंगे। अगर यह सवाल कुछ ऐसे होता कि 512 डॉटर सेल्स बनाने के लिए टोटल जेनरेशंस कितनी लगेंगी, टोटल जेनरेशंस या टोटल साइकिल्स कितने लगेंगी? 512 सेल्स को बनाने में टोटल जेनरेशंस या टोटल साइकिल्स कितनी लगेंगी? साइकिल्स ऐसे निकलता है, 1 से बनती है 2 सेल, 2 से बनती है 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256 और 256 से 512। टोटल साइकिल्स ये होती हैं। टोटल साइकिल और टोटल जनरेशन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 जनरेशन चाहिए या 9 साइकिल्स चाहिए होती हैं 512 सेल्स को बनाने में। तो अगर टोटल डिविजन्स पूछा जाए तो टोटल सेल में से एक घटा देना, टोटल साइकिल से टोटल जनरेशन पूछा जाए तो इस तरीके से निकाल लेना। तो टोटल 9 जनरेशंस लगेंगी 512 सेल्स को बनने में। और टोटल माइटोटिक डिविजन्स कितने लगेंगे 512 सेल्स को बनने में? 511। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, a somatic cell of pea plant has a 2C amount of DNA and 14 chromosome. नॉर्मल सेल्स जो बॉडी की सेल्स होती हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि नॉर्मल पी की सोमैटिक सेल के अंदर डीएनए कितना है? डीएनए है 2C और क्रोमोसोम्स कितने हैं? क्रोमोसोम्स है 14। तो कह रहा व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर G2 फेज। G2 फेज के बाद कितना डीएनए और कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इस सवाल को कैसे करोगे जरा देखो, यहां पर लिख लो G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में कुछ इस तरीके से डिवीजन चलते हैं। डीएनए कितना दे रखा है? 2C। अगर डीएनए यहां पर 2C दे रखा है, G1 में 2C ही रहेगा। एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, 4C हो जाएगा। यहां भी 4C, यहां भी 4C, यहां भी 4C, यहां भी 4C,
और यहां भी 4C। साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स बन जाती हैं। 2C डीएनए एक सेल में चला जाएगा और 2C डीएनए एक सेल में चला जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर देखो, यहां पे 14 दे रखे क्रोमोसोम, 2n = 14। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होती हैं और क्रोमोसोम 14 है इसके अंदर। 14 क्रोमोसोम्स यहां भी रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तुम जानते हो। एस फेज में डीएनए तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम 14 ही रहते हैं। यहां पर हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है ये, और यहां पर हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, एक ये और एक ये। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा, यहां भी एक क्रोमोसोम है, यहां भी एक क्रोमोसोम है। अगर यहां 14 होंगे तो यहां भी 14, यहां भी 14 क्रोमोसोम होंगे, यहां भी कुछ नहीं होता, 14 ही होंगे, यहां पर भी 14। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। एनाफेज में सेंट्रोमियर ऐसे बीच से टूट जाता है तो टोटल क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम ये बन जाएगा और एक क्रोमोसोम ये बन जाएगा, तो 28 हो जाएंगे। 14 से 28 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 14 एक सेल में चले जाएंगे साइटोकाइनेसिस के बाद, और 14 एक सेल में चले जाएंगे। इस तरीके से सारा सवाल करना, ये माइटोसिस का सवाल है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर G2। G2 के बाद, G2 के बाद मान लो ये है प्रोफेस, तो कितना डीएनए होगा और कितने क्रोमोसोम? 4C डीएनए होगा और 14 क्रोमोसोम। 4C डीएनए होगा और 14 क्रोमोसोम होंगे। एनाफेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे और ये 2 क्रोमोसोम में बदल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A somatic cell that has just completed the S phase। एक सोमैटिक सेल है जिसने तुरंत अभी S फेज कंप्लीट की है, सेल साइकिल की S फेज कंप्लीट की है। एज कंपेयर टू गैमीट, गैमीट की तुलना में इसमें क्या होगा? ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी स्पीशीज के गैमीट की तुलना में क्या होगा? क्वेश्चन फिर से समझो। A somatic cell has just completed the S phase of its cell cycle। एक सोमैटिक सेल ने, सोमैटिक सेल यानी शरीर की कोशिका कोई जो कि डिप्लॉयड होती है, इसने अभी S फेज कंप्लीट किया है, यानी S फेज निकल गई है। तो उसी स्पीशीज के गैमीट्स की तुलना में 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से क्या होगा? क्योंकि गैमीट है तो ये क्वेश्चन मियोसिस का है। इसको तुम ऐसे करना बेटा, मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या क्या होता है? मियोसिस 1 में G1 है, G1 है, S है, G2 है, प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है और साइटोकाइनेसिस 1 है। ये तो मियोसिस 1 में मिला। मियोसिस 2 भी लिख लो। मियोसिस 2 में क्या होगा जरा देखो। मियोसिस 2, मियोसिस 2 में G1 होगा, S फेज होती नहीं, G2 है, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है और साइटोकाइनेसिस 2 है। अगर मान लो यहां पर 2C डीएनए है, अगर शुरुआत में 2C डीएनए है यहां पर, तो कैसे आगे चेंज होता है जरा देखना। G1 में 2C ही रहेगा, S में 4C हो जाएगा, G2 में कुछ चेंज नहीं होगा, प्रोफेज 1 में कोई चेंज नहीं, मेटाफेज 1 में कोई चेंज नहीं, एनाफेज 1 में कोई चेंज नहीं, टीलोफेज 1 में हालांकि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2C एक में चला जाएगा, 2C एक में, लेकिन अभी सेल डिवाइड नहीं की है, तो 4C लिखना। 2C एक सेल में चला जाएगा, 2C एक सेल में, ये 2 सेल बन जाएंगी साइटोकाइनेसिस 1 के बाद। तो 2C डीएनए है, G1 में 2C, S फेज में 4C है,
G2 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, यहां तक 4C है। साइटोकाइनेसिस में 2C एक सेल में चला गया, 2C एक सेल में चला गया। ठीक, अब ये 2C यहां पर आएगा, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता नहीं मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 की इंटरफेज 2 में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता क्योंकि एस फेज नहीं होती। तो 2C यहां भी रहेगा, 2C यहां भी रहेगा, 2C यहां भी रहेगा, 2C यहां भी रहेगा और 2C यहां भी रहेगा। तो G2 में, प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2 में, टीलोफेज 2 में सब 2C। यहां पर C हो जाएगा क्योंकि सेल डिवाइड कर जाएगी और 4 सेल बन जाएंगी। ये 2 सेल से जब 4 सेल बनेंगी तो सब में CC हो जाएगा, सब में CC हो गया। तो ये CC आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है? A somatic cell has just completed the S phase of cell cycle. एक सोमैटिक सेल ने S फेज कंप्लीट की है, यानी यहां से आगे निकल गई है। उसी स्पीशीज के गैमीट की तुलना में, उसी पौधे का कोई गैमीट, गैमीट ये हो गया, मियोसिस से 4 गैमीट बने। ये जो 4 सेल्स बनती हैं इनको तुम गैमीट्स कह सकते हो। मियोसिस के बाद गैमीट्स बने हैं, ये 4 सेल्स बनी है। तो कह रहा है सोमैटिक सेल हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। हैज, एक सोमैटिक सेल ने एस फेज कंप्लीट किया, एस फेज के आगे गई है। तो उस गैमीट की तुलना में इसमें क्या होगा? गैमीट की तुलना में इसमें क्या होगा? गैमीट में डीएनए है C और इसमें है डीएनए 4C, तो यानी 4 गुना डीएनए हो गया, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। एक सोमैटिक सेल ने एस फेज पूरा किया है, इसमें 4C डीएनए है और गैमीट में C है, तो इसमें 4 गुना डीएनए है गैमीट की तुलना में। अब क्रोमोसोम देखो, क्रोमोसोम को कैसे लिखते हैं? मान लो यहां पर 16 क्रोमोसोम है, 2n = 14, 16, तो 16 क्रोमोसोम यहां रहेंगे। एस फेज में क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, 16 यहां भी, 16 यहां भी रहेंगे, 16 यहां भी रहेंगे, 16 यहां भी, 16 यहां भी, 16 यहां भी, और यहां आधे हो जाएंगे, यहां पर 8 हो जाएंगे। 8 एक सेल में चले जाएंगे, 8 एक सेल में चले जाएंगे। अब यहां पे क्रोमोसोम देखो कैसे होते हैं। अब यहां पर 8 है, 8 है, 8 रहेंगे यहां पर भी, 8 रहेंगे प्रोफेज 2 में भी, 8 मेटाफेज 2 में भी। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमियर बीच से टूटता है तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, यहां पर 16 हो जाएंगे, यहां पर भी 16 रहेंगे, लेकिन यहां पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, 8 एक सेल में चले जाएंगे, 8 एक सेल में, तो क्रोमोसोम हर एक सेल के अंदर हो जाएंगे 8-8, ऐसे हो गए। तो एक सेल ने एस फेज को कंप्लीट किया है, उसमें क्रोमोसोम 16 है और गैमीट में क्रोमोसोम 8 है, तो डबल है ना 16, ट्वाइस, 8 का दुगना है ट्वाइस, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। एक सेल जिसने एस फेज को कंप्लीट किया है उसमें डीएनए 4C है, गैमीट में C है, यानी इसमें 4 गुना है, क्रोमोसोम इसमें 16 है और उसमें 8 है, यानी दुगने हैं, यानी ट्वाइस। तो ये आंसर हो गया। इसको इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक बैक्टीरिया हर 25 मिनट पे डिवाइड करता है, 25 मिनट पे दुगना हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर कल्चर में पहले से इतने बैक्टीरिया हैं, इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10⁷ सेल्स पर ml, इसको ग्रो किया जाता है, देन सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 150 मिनट्स विल बी। एक बैक्टीरिया हर 25 मिनट पे डिवाइड करता है, शुरू में इतने बैक्टीरिया ले रखे हैं 10⁷ सेल्स 1 ml के अंदर, तो 150 मिनट के बाद 1 ml में कितने बैक्टीरिया होंगे? 25 मिनट पे डिवाइड कर रहा है। अगर मान लो एक बैक्टीरिया है, हर 25 मिनट पे डबल हो रहा है, हर 1 से 2 हो जाता 25 मिनट पे, फिर 2 से 4 हो जाता 25 मिनट पे, तो ये पूछ रहा है 150 मिनट में कितने बैक्टीरिया होंगे। तो सबसे पहले तुम ये निकालो टोटल कितनी बार डबल हो रहा है। तो 150 को तुम डिवाइड कर देना, 150 को डिवाइड कर दो 25 से, तो ये आ जाएगा 6 टाइम।
6 बार ये डिवाइड करेगा, 6 बार ये डबल होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाए, 6 बार डबल होगा, इसको ब्रैकेट में 2 लिख देना, इसकी पावर 6। हर बार ये डबल हो रहा है ना, तो 6 साइकिल्स हो गई। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2 की पावर n। n हो जाएगा टोटल साइकिल्स। टोटल साइकिल्स इतनी है। 25 मिनट में डिवाइड कर रहा है तो 150 मिनट में टोटल 6 बार डिवाइड करेगा, यानी 6 बार डबल होगा, तो टोटल साइकिल्स हो जाएंगी 6। 2 की पावर 6 हो गया 64। अगर एक बैक्टीरिया होगा तो 150 मिनट के बाद 64 हो जाएंगे, यानी 64 हो जाएंगे। लेकिन शुरू में इतने ले रखे हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देना। इतने बैक्टीरिया लेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएंगे। एक बैक्टीरिया होता जो कि हर 25 मिनट पे डिवाइड कर रहा है तो 150 मिनट के बाद 64 हो जाएंगे। लेकिन पहले इतने बैक्टीरिया, पहले से ही एक ही जगह इतने बैक्टीरिया ले रखे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 64 इंटू 10 की पावर 7। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी फाउंड इन अ सेल एट एनाफेज 2 हैविंग 2n इक्वल टू 50। कह रहा है कि अगर किसी सेल के अंदर डिप्लॉयड सेल है, अगर कोई डिप्लॉयड सेल है और उसमें 50 क्रोमोसोम है, तो कह रहा हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी फाउंड इन अ सेल एट एनाफेज 2। एनाफेज 2 पर कितने क्रोमोसोम होंगे सेल के अंदर। अभी हमने तुम्हें दिखाया था, अभी हमने तुमको वो बताया, वो उधर ध्यान रखना। मियोसिस 1 में हमने क्या बताया था? मियोसिस 1 में G1, S, G2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 में G1 है, S होती नहीं, G2 है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2। ये क्या कह रहा है कि सोमेटिक सेल के अंदर 50 क्रोमोसोम है, 2n इक्वल टू 50 है। तो एनाफेज 2 यहां पर कितने क्रोमोसोम होंगे? यहां पर 50 क्रोमोसोम है, 50 क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है इस फेज में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। 50 रहेगा, 50 रहेगा, 50 रहेगा, 50 रहेगा। क्योंकि 2 सेल बन जाती हैं, 25 एक सेल में चला जाएगा, 25 एक सेल में, क्योंकि पहला डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होता है। जो 2 सेल्स बनती है उनमें क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन है। 50 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 25-25 हो जाएंगे। अब 25 क्रोमोसोम यहां है, 25 क्रोमोसोम यहां है, 25 क्रोमोसोम यहां है, 25 क्रोमोसोम यहां है। लेकिन एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे और एक क्रोमोसोम में 2 बन जाएंगे, 1 से 2, तो 25 से टोटल बन जाएंगे 50 क्रोमोसोम। यहां भी 50 रहेंगे, 25 एक सेल में चले जाएंगे, 25 एक सेल, तो 4 जो सेल बनेंगी सब में 25-25 होंगे, 25-25, क्योंकि इन 2 सेल से बनेंगी 4 सेल, सभी में 25-25 हो जाएंगे। तो देखा तुमने, अगर सोमेटिक सेल में 50 क्रोमोसोम है तो एनाफेज 2 पर भी 50 रहेंगे। कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे। आंसर हो गया 50। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आर 20। बाइवेलेंट्स कहते हैं ग्रुप, क्रोमोसोम के जोड़ों को बोलते हैं बाइवेलेंट यानी ग्रुप्स। क्रोमोसोम के जोड़े कहलाते हैं बाइवेलेंट्स यानी ग्रुप्स। ये 20 हैं, यानी 20 जोड़े हैं, यानी 20 बाइवेलेंट है। ऐसे इस तरह के कितने जोड़े हैं? 20। 20 जोड़े का मतलब हो गया 20 इंटू 2, 40 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 40 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 2 एट ईच पोल। एनाफेज 2 पर हर एक पोल पर कितने क्रोमोसोम होंगे? एनाफेज 2 पर हर एक पोल पर कितने क्रोमोसोम होंगे? अगर टोटल 20 बाइवेलेंट्स यानी 40 क्रोमोसोम्स हैं, तो अभी हमने तुमको बताया मियोसिस 1 में कैसा था। मियोसिस 1 में हमने बताया G1 है, S है, G2 है, प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है, साइटोकाइनेसिस 1 है। फिर मियोसिस 2 है।
मियोसिस 2 में G1 है, S नहीं है, G2 है, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है और साइटोकाइनेसिस 2 है। टोटल क्रोमोसोम्स है 40, बाइवेलेंट्स का मतलब 40, बाइवेलेंट से 20 है तो बाइवेलेंट का मतलब एक जोड़ा, 20 जोड़े में कितने होंगे? एक बाइवेलेंट का मतलब एक होमोलॉगस पेयर, यानी एक जोड़ा, इसको एक ग्रुप भी कह सकते हो, एक ग्रुप। तो एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम है तो 20 जोड़े में, क्योंकि 20 बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट का मतलब पेयर, तो टोटल 40 क्रोमोसोम है। 40 क्रोमोसोम से अगर, तो यहां भी 40 रहेंगे। एस में डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, 40 ही रहेगा, 40 ही रहेगा, 40 ही रहेगा, 40 रहेगा। साइटोकाइनेसिस में एक सेल में 20 चले जाएंगे और एक सेल में, क्योंकि मियोसिस 1 ये रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। यहां पर क्रोमोसोम 20 रहेंगे, 20 रहेंगे, 20 रहेंगे, 20। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है तो एक क्रोमोसोम से 2 बन जाते हैं, तो यहां हो जाएंगे 40, यहां 40, यहां फिर सेल डिवाइड कर जाएगी, 20 एक सेल में, 20 एक सेल में, तो कितना हो जाएगा? आंसर हो गया 40। क्या हो गया? एनाफेज 2 पर पूछ रहा है हर एक पोल पर कितने होंगे, हर एक पोल पर पूछ रहा है, यह ध्यान रखना। एक पोल पर 20 होंगे और एक पोल पर 20 होंगे, टोटल 40 तो होंगे, लेकिन एक सेल के अंदर 2 पोल होते हैं ना। एक सेल के अंदर कितने पोल हैं? एनाफेज पर आधे क्रोमोसोम इधर होंगे और आधे इधर होंगे, तो 20 इधर होंगे, 20 इधर होंगे, तो आंसर इसका होगा 20 होगा, 40 नहीं होगा। तो एनाफेज 2 पर हर एक पोल पर कितने कितने हो गए? एनाफेज 2 पर पूछा ना, हर एक पोल पर 20-20 होंगे। टोटल एनाफेज के यानी सेल के अंदर 40 होंगे, इस पोल पर 20 होंगे, इस पोल पर 20 होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। इन द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस अ मियोसाइट हैज 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। मियोसिस, जिन सेल्स में बेटा मियोसिस होती है उनको मियोसाइट कहते हैं, जिन सेल्स में मियोसिस होती है उनको मियोसाइट कहते हैं। कहता है शुरुआत में कितना डीएनए है? 16 पिकोग्राम, शुरुआत में इतना डीएनए है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द गैमीट विल बी, गैमीट में कितना डीएनए होगा? इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना, G1 है, S है, G2 है, इतना तो ध्यान रखो। यहां पर G1 में 16 ही रहेगा, S फेज में डीएनए डबल हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यह ध्यान रखना गैमीट कितने बनते हैं? गैमीट टोटल बनते हैं 4, यह ध्यान रखना 4 बनते, टोटल डीएनए तुम्हारे पास 32 है, तो 8 8 8 8 8 8 8 4 32, ये 32 पिकोग्राम डीएनए ये चारों सेल में डिवाइड हो जाएगा। तुम आगे करके पूरा भी देख सकते हो। तो अगर ऐसा आ जाए तो ये सारा जो एस फेज में जितना भी डीएनए है चारों गैमीट में बांट देना, चारों गैमीट में 8 8 8 8 ऐसे करके चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8 पिकोग्राम। गैमीट के अंदर होगा 8। तुम बड़ा वाला मेथड भी कर सकते जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने तुम्हें बताया। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द पॉलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट हैज 40 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है और पॉलन ग्रेन होता है हैप्लॉइड। पॉलन ग्रेन गैमीट जैसा है, समझ लो ये हैप्लॉइड है। इसमें कितना डीएनए दे रहा है? इसमें डीएनए दे रहा है 40 पिकोग्राम है इसके न्यूक्लियस में डीएनए। देन हाउ मच डीएनए वुड अ डिप्लॉयड सेल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म हैव इन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस? उसी ऑर्गेनिज्म की डिप्लॉयड सेल में मेटाफेज 1 में कितना डीएनए होगा? अगर पॉलन ग्रेन, एक पौधे के पॉलन ग्रेन में इतने पिकोग्राम डीएनए है, पॉलन ग्रेन का मतलब गैमीट समझ लेना क्योंकि हैप्लॉइड होता है, 40 पिकोग्राम उसमें डीएनए है, देन हाउ मच डीएनए वुड अ डिप्लॉयड सेल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म की जिसका ये पॉलन ग्रेन है, उसकी डिप्लॉयड सेल के मेटाफेज 1 पे कितना डीएनए होगा? मियोसिस की मेटाफेज 1 पे कितना डीएनए होगा? हमने तुमको पहले तरीका बता ही दिया है। मियोसिस 1 में G1 है, S है, G2 है, प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है और साइटोकाइनेसिस 1 है। मियोसिस 2 में G1 है,
एस फेज होती नहीं है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता मियोसिस 2 में। G2 है, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है और साइटोकाइनेसिस 2 है। अब देखो ये कह रहा है कि पॉलन ग्रेन यानी गैमीट में 40 पिकोग्राम डीएनए है। गैमीट यहां बनते हैं, यहां 4 गैमीट यहां बनते हैं, इसमें 40 पिकोग्राम डीएनए है। और गैमीट में जो डीएनए था वो सी था, हमने बताया था सी होता है। और अगर ये मेटाफेज 1 पे पूछ रहा है, मेटाफेज 1 पे कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल सेल में 2C डीएनए होता है, यहां पर 2C डीएनए है, यहां पर 4C हो जाएगा, यहां पे 4C हो जाएगा, यहां पे 4C हो जाएगा, यहां पे 4C। तो मेटाफेज 1 में 4 गुना डीएनए होगा। नॉर्मल सेल कैसी होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होती है, उसी से तो पॉलन ग्रेन बनता है। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, उसमें 2C डीएनए होता है। तो शुरुआत में 2C डीएनए होता है, जो एस फेज में 4C हो गया, यहां भी 4C, यहां भी 4C, यहां भी 4C। तो मेटाफेज 1 पे 4C है, पॉलन ग्रेन यानी गैमीट में C है, तो मेटाफेज पे 4 गुना डीएनए है। यहां पे अगर 40 है, 40 का 4 टाइम्स 4 गुना 160 होगा। आंसर क्या होगा, मेटाफेज 1 पे 4C होगा। गैमीट्स में 40 है, मेटाफेज 1 पे 4C यानी 4 टाइम्स 4 गुना डीएनए, 4 चौक 16, 160 पिकोग्राम डीएनए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 2n=10, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 2n=10, एक डिप्लॉयड सेल, उसमें 10 क्रोमोसोम है, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम ग्रुप्स, क्रोमोसोम ग्रुप्स लिखा हो तो समझ जाना बाइवेलेंट की बात कर रहा है। बाइवेलेंट का मतलब जोड़े, क्रोमोसोम के जोड़े विल बी प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर कितने जोड़े मौजूद होंगे मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, मियोसिस की मेटाफेज 1 पर कितने जोड़े क्रोमोसोम मौजूद होंगे। यदि एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, अरे भैया इसमें 10 क्रोमोसोम है तो इसमें जोड़े कितने होंगे, 5 जोड़े होंगे, 5 पेयर्स तो होंगे। 5 पेयर्स का मतलब 5 बाइवेलेंट। 10 क्रोमोसोम है तो जोड़े होंगे 5। अगर 40 क्रोमोसोम होते तो कितने बाइवेलेंट्स यानी कितने जोड़े हो जाते क्रोमोसोम के ग्रुप्स, तो हो जाते 20। तो जितने क्रोमोसोम दे रखे हो और क्रोमोसोम ग्रुप या बाइवेलेंट पूछ रखे हो मेटाफेज पे, तो ये ध्यान रखना उसके आधे हो जाएंगे, उसके आधे हो जाएंगे। तो इसमें 10 दे रखा तो हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे, 5। तो ये कुछ तरीके हमने बताए हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चन करने के, जो तुम्हारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छे से देख लेना बेटा। दैट्स ऑल।